मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि समाज, नगर और नगरीय क्षेत्रों के विकास के इतिहास के अंदर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ था, क्योंकि यह भी एक बहुत उन्नतशील सभ्यता थी। काफी उन्नत सभ्यताओं के अंतर्गत इसकी भी गणना की जाती है। जहाँ तक इस सभ्यता के विकास की बात है तो यह सभ्यता का विकास है दजला और फरात दो नदियों पर हुआ था। दजला व फरात दो नदियों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर दजला और फरात ये दो नदियां थी। इन दोनों नदियों के बीच के जो मुहाने थे उन पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। ये सभ्यता जो थी ये इस यहाँ पर तीन सभ्यताओं के विकास के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि एक के बाद एक ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर तीन सभ्यताओं का उदय हुआ था, उनका विकास हुआ था। तीन सभ्यताएं कौन सी? सुमेरियन, दूसरी बेबीलोनिया और तीसरी थी असीरिया। यानी कि इन तीनों सभ्यताओं के विकास के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो 3000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व से लेकर और 2340 ईसा पूर्व तक इन सभ्यताओं के अस्तित्व को माना जाता है कि इसके बीच में इन सभ्यताओं का विकास हुआ और ये सभ्यताएं चरम पर पहुंची। जो ये कहा जाए कि ये जो सभ्यता थी ये उन्नति की पराकाष्ठा पर थी, यानी कि ये एक बहुत विकसित सभ्यताएं थी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यहाँ के औद्योगिक व वाणिज्यिक नगरों के प्रमाण मिलते हैं। औद्योगिक व वाणिज्यिक नगरों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। औद्योगिक और वाणिज्यिक नगरों के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन से नगर यहाँ पर जो है उनका उल्लेख हमको प्राप्त होता है, उसमें है अरेक, एरिडू, लगाश और पुर। लगाश व पुर ऐसा माना जाता है, क्योंकि काफी विकसित सभ्यता थी। कारण यही था कि यहाँ के जो ये नगर हैं ये औद्योगिक और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से काफी प्रसिद्ध थे। इसकी सभ्यता विकसित होने में कृषि का भी बहुत हाथ था, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि थी। ये यहाँ की भूमि जो थी वह उपजाऊ थी, है ना। इसीलिए यहाँ पर कृषि की एक तरह से, क्योंकि उपजाऊ थी तो निश्चित है कि अन्न का उत्पादन या जो भी उत्पादन वहाँ पे किया जाता था वह काफी उच्च कोटि का हुआ था, बहुत काफी होता था। जहाँ तक इन लोगों की जो ये व्यावसायिक क्षमताओं की बात आती है, उसी के साथ में इनकी अगर हम धार्मिकता पर, क्योंकि ये इनका व्यावसायिक जीवन था, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण से काफी विकसित थे, क्योंकि औद्योगिक वाणिज्यिक विशाल नगर, काफी प्रसिद्ध नगर थे, उनका उल्लेख मिलता है। और कृषि भूमि के लिए उपजाऊ भूमि होने के उल्लेख हमको मिलते हैं। धार्मिक दृष्टि से जहाँ तक बात आती है
धार्मिक दृष्टि से ये धर्मपरायण लोग थे, धर्मपरायण थे, क्योंकि यहाँ नगरों के अपने देवता होने के उल्लेख मिलते हैं। नगरों के अपने देवता होने के उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि उर नगर जिसका देवता था चंद्रमा, इसे चंद्रमा को देवता की तरह उर नगर में पूजा जाता था, क्योंकि इसे माना जाता था कि उर नगर का जो देवता है या इसका जो रखवाला है वह चंद्रमा है। यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे, मंदिर होते थे जिनमें कि पुरोहित को रखा जाता था, पुरोहितों को रखा जाता था, और इन पुरोहितों को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी कि पुरोहितों की स्थिति बड़ी उच्च थी, काफी मान सम्मान था, क्योंकि इनको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और यही कारण था कि पुरोहितों की प्रत्येक बात को सभी लोग स्वीकार करते थे, प्रत्येक बात को मानते थे। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं कह सकते कि इनकी बात का किसी तरह का कोई विरोध किया जाता था। जो पुरोहित ने कह दिया वही वो काम उसी तरह से होगा, ये इतना उसका उच्च स्थान माना गया। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो वहां के शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे। तो राजा जो थे, राजनीतिक दृष्टिकोण में शासक जो थे वो ईश्वर के तुल्य माना जाता था। शासक जो थे वो ईश्वर तुल्य माना जाता था, इसीलिए इनका बहुत सम्माननीय और पूजनीय स्थान हुआ करता था। इस सभ्यता का जो राजनीतिक इतिहास है वह उठा पटक का है। इनका जो राजनीतिक इतिहास है उठा पटक का है, क्योंकि इनमें निरंतर रूप से एक दूसरे पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करने के हमको प्रमाण मिलते हैं। उसमें जैसे सुमेरियन सभ्यता का जब पतन हुआ तो सुमेरियन सभ्यता का पतन होने पर बेबीलोनिया ने एक तरह से कहा जाए कि सुमेरियन सभ्यता पर अपना आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त करके और बेबीलोनिया शासन की स्थापना की, ऐसा प्रमाण मिलते हैं। यानी कि एक पर फिर बेबीलोनिया पर आक्रमण करके और इसे मतलब यहाँ पर यह है कि एक बहुत प्रतापी शासक हमूराती नामक प्रतापी शासक बहुत योग्य शासक के प्रमाण हमको देखने को योग्य शासक के प्रमाण मिलते हैं कि यह बड़ा प्रतापी शासक था और इसने उस क्षेत्र में बड़ा एक तरह से कहा जाए कि निरंकुश शासक की तरह इसने शासन किया था। धीरे धीरे बेबीलोनिया को भी असीरिया ने जीता और असीरिया का साम्राज्य की स्थापना हुई। इस तरह से 3 सभ्यताओं का विकास हुआ, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बड़ा उठा पटक का काल रहा है। यह सभ्यताओं की जो प्रक्रिया थी वो रही है। अब जब यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में या अन्य जो सामान्य विकास की बात करते हैं तो इनके वस्त्रों में भेड़ की खाल के वस्त्र उपयोग में लाए जाते थे। लेखन कला का आविष्कार हो चुका था, है ना। लेखन कला का आविष्कार हो चुका था। इसकी लिपि जो थी उसको किलाक्षर लिपि कहा जाता था। किलाक्षर
किलाक्षर लिपि कहा जाता था इसकी लिपि को, अर्थात कि वहां पर लेखन कला का विकास हो चुका था, जिसकी जो लिपि थी वह किलाक्षर लिपि हुआ करती थी। फिर यहाँ पर गणना पद्धति का आविष्कार हो चुका था, ठीक है ना। इसके जो साधन थे वो षट दाशमिक है ना। इसके प्रमाण जो इसके गणना की जो पद्धति थी वह उसमें षट दाशमिक पद्धति के प्रणाली के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिससे कि ऐसा पता चलता है कि इनकी गणना करने की भी कोई निश्चित पद्धति हुआ करती थी। फिर चाक का भी सबसे पहले उपयोग यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही देखने को मिलता है, या उसके प्रमाण मिलते हैं कि इन लोगों ने चाक का उपयोग भी बड़े विशाल पैमाने पर किया। इस आधार पर यह जो सभ्यता थी वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी कहा जाए कि उन्नत सभ्यता के रूप में से माना जाता है, या इसके उन्नत होने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अपनी बात को आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर मेसोपोटामिया सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता की मेसोपोटामिया सभ्यता एक उन्नत सभ्यता ही समझाइए। इस प्रश्न को आपको हल करना है। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।